एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, किसी भी देश का समय कैसे निर्धारित होता है, तारीखें कैसे बनी। इनसे अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान से आप इस बात को समझिए। सबसे पहले आप इस चित्र को देखो। इस चित्र में दो प्रकार की आपको रेखाएं दिख रही होंगी। एक रेखा ऐसी है जो ऊपर से नीचे की ओर आई, जैसे खरबूजा में होती हैं, ठीक। जो ऊपर से नीचे की ओर आई हैं ये रेखाएं, ये वाली, इनको बोलते हैं हम लोग देशांतर रेखा, ठीक। और जो आपको इस तरीका से दिख रही हैं, इस वाली, ये वाली, इनको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। समझ में आ गया। किसी भी देश का यदि हमें समय पता करना है तो देशांतर रेखाओं के द्वारा हम लोग पता करते हैं। किसके द्वारा? देशांतर रेखाओं के द्वारा। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वो पृथ्वी पर 360 है। अब आप कहेंगे साहब हमें तो दिखाई नहीं पड़ती। भैया, एक काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं और इस वजह से बनाई गई थी कि किसी भी देश का समय कैसे निर्धारित किया जाए, तो एक ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई। अगर ये रेखाएं ना हो तो दो देशों के बीच में समय ना पता चल पाए कि तुम्हारे यहाँ कितना हो रहा है, हमारे यहाँ कितना बज रहा है, तो इस वजह से बनाई गई। अब आप देखिए जरा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, सबसे पहले इनको समझ लें। इनकी संख्या 360 है। 360 में है कि ये बीच वाली जो रेखा आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा, ठीक। 0 डिग्री की देशांतर रेखा के इधर जो रेखाएं हैं उनकी संख्या 180 हो गई, और इधर पश्चिम में जो रेखाएं हैं उनकी संख्या 180 हो गई। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 360 हो गई। 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इसके जस्ट पीछे जाइए तो आपको मिलेगी 180 डिग्री की देशांतर रेखा। भाई, चांदा आपने देखा है, चांदा इस प्रकार से होता है, तो ये 0 डिग्री का हो गया और इसी के सामने 180 डिग्री का होता है, तो दोनों मिली हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं में क्या होता है, ये 0 की हो गई, ये 10 की है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसे करके 180 वाली जस्ट इसके पीछे चली जाएगी, ठीक। अब जरा देखो कि इनका काम क्या होता है देशांतर रेखाओं का। इस बात को समझ लो, तुम्हारा 1 नंबर बाबू कन्फर्म हुई, आराम से तुम पास हुई हो। जल्दी खुल जा PDF। खुल रही भैया, थोड़ा धैर्य रखो करो। हाँ भाई, देखिए, अक्षांश व देशांतर रेखा या टाइम जोन। पृथ्वी पर समय का निर्धारण पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण के आधार पर किया जाता है। यानी पृथ्वी पर जो हमने समय बनाया है या समय जो बदलता रहता है, वो दो कारण से बदलता है। एक पृथ्वी की घूर्णन गति और एक पृथ्वी की परिक्रमण गति। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति के बारे में समझ लें। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। अब अपनी धुरी पर घूम रहे ऐसे ऐसे करके, ये क्या हो गई? घूर्णन गति। और पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, उसको कहते हैं परिक्रमण गति। इन दोनों के आधार पर ही पूरे पृथ्वी पर समय निर्धारित होता है, ठीक है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। अब आगे समझिए, इस इमेज को देखिए। इस इमेज में हमने एक बीच में जो रेखा खींची है, इसी को बोलते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा। और 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है, और यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरी। आप कहोगे चलो साहब लंदन चलो और हमें जा रेखा दिखाओ चल के। मैंने पहले ही बता दिया भैया, मेरे जा काल्पनिक रेखा है, यानी जब पृथ्वी पर ग्लोब पर खींची गई तो बीच में आएगो लंदन, तो लंदन के हिस्सा में जा चली गई या 0 डिग्री देशांतर रेखा। जामे कंडीशन जा है, इसी को बोलते हैं GMT रेखा। क्या बोलते हैं? GMT रेखा बोलते हैं। और पूरे विश्व का समय जो है इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। कैसे निर्धारित किया जाता है जरा समझिए। इधर आप आइए तो इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर आप आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक। और इसी को ब्रह्मांड का समय माना जाता है, क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण होगा वो इसी से होगा। यहाँ से इधर जाने पर समय बढ़ता है, और यहाँ से सूर्य की किरणें जब इधर जाती हैं तो समय घटता है। आपने AM और PM सुना होगा। PM का मतलब ये हुआ पोस्ट मेरिडियन। पोस्ट मेरिडियन का मतलब ये हुआ कि जब सूर्य की किरणें इधर 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 ऐसे जाएंगी तो PM होगा। 12:05, 12:10, 12:15। और जब सूर्य की किरणें पश्चिम की ओर जाती हैं तो उसको बोलते हैं एंटी मेरिडियन, यानी आफ्टर मॉर्निंग होती है। जैसे 11:59, 11:55, 11:40, इस तरीका से।
एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट लगता है। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मोटा मोटा समझ लें ऐसे करके कि मान लो सूर्य की किरणें जो हैं पहले यहाँ पे हैं, एक देशांतर पे हैं, बाकी बात सूर्य की किरणें यहाँ पहुँच गई और एक देशांतर रेखा को पार किया है, तो समझ लीजिए सूर्य ने 4 मिनट का वक्त लगाया है। प्राचीन समय में समय का निर्धारण भी ऐसा होता था। कैसे होता था कि थाली में पानी भर लो, उन्हें देखो थाली में पानी भरने वाली बात छोड़ो, पहले प्राचीन समय में काबू बड़े बूढ़े लोग कहते थे देखो आंगन में तक धूप आई है 4 बज गए, अब धूप देखो खंबा पे चढ़ गई 6 बज गए, अब धूप चली गई तो 7 बज गए। इसी प्रकार से सूर्य की किरण यदि एक देशांतर पर है और एक से दूसरे देशांतर रेखा पर पहुंच गई, तो इसका मतलब सूर्य ने 4 मिनट का वक्त लिया है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य एक देशांतर रेखा को पार करता है तो 4 मिनट का समय लेता है और 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, इस दूरी को गौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौर कहा जाता है। पेन को कलर ले बदल। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमने का मतलब है एंटी क्लॉक घूमती है। कैसी? एंटी क्लॉक, उल्टी घूमती है। अब आगे सुनिए, ये बात आपके समझ में आ गई? आगे देखना, 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है बाबू, इसी के जस्ट पीछे मैंने अभी बताया था, क्योंकि जहां पर 0 है उसी के जस्ट आधे पर 180 होगी, तो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है। 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। और यह रेखा जो है प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। क्यों भाई? अब यहाँ पर आप कल्पना कीजिए, ऐसे समझो कि जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा यहाँ पर है, यहाँ पर, तो जा ऊपर कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। तो जा रेखा ठीक प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरी है। जहां पर प्रशांत महासागर है वहीं पर बाबू एक जल संधि है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। तो जो क्वेश्चन तुमसे पूछोगे वो है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस जल संधि के समानांतर है या किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है या सीधी नहीं है। सीधी काय के मारे नहीं है, कब वो ऐसी आई फिर ऐसी चली गई, फिर ऐसी आई फिर ऐसी चली गई, यानी जगह जगह मोड़ी गई। मोड़ी इस वजह से गई है क्योंकि इसको किसी देश से यानी स्थल से नहीं गुजारा गया है। यह रेखा टोटल समुद्र से होकर गुजारी गई है। अब आपके दिमाग में जाए कि समुद्र से होकर क्यों गुजारी गई? ताकि समय निर्धारित यानी तिथि निर्धारित करने में दिक्कत उत्पन्न ना हो। किसी देश से गुजार देंगे तो हमें तिथि निर्धारित करने में बड़ी दिक्कत होगी। क्लियर आ गया समझ में भाई? 180 डिग्री को अर्धरात्रि का देशांतर भी कहा जाता है। क्यों? जब 180 डिग्री पर सूर्य की किरणें होंगी, यानी सूर्य की किरणें 180 डिग्री की देशांतर रेखा पर होंगी, तो रात के बजते हैं 12। कितने बजते हैं? 12 बजते हैं। इसी वजह से 180 डिग्री अर्ध देशांतर रेखा को हम लोग अर्धरात्रि भी कहते हैं। अब एक बात और समझ लो, यहाँ पर आपने देखा कि जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जिसको हम लोग मानक समय रेखा मानते हैं, पूरे विश्व का समय यहीं से निर्धारित होता है, ये बोल्टा झील से बोल्टा झील से होकर गुजरती है। और बोल्टा झील जो है आपकी घाना देश में है। घाना देश तो आपने नाम सुना होगा, जिसकी राजधानी अक्रा है। अब जरा समझो कैसे समय निर्धारित होता है, हम कैसे जानेंगे? देखो, जो आप चित्र देख रहे हो, क्या चित्र में हमने कौन सी रेखा खींची है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत की मानक समय रेखा है। अब आप कहो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तुमने अपने मन से कैसे बनाई दी? मन से बाबू नहीं बनाई दी। भारत का देशांतरी विस्तार अगर देखा जाए, ग्लोब पर अगर भारत की कंडीशन देखो तो ग्लोब पर जो भारत है देशांतर रेखाओं के बीच में फंसा हुआ है। कौन कौन सी 2 देशांतर रेखाएं? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, क्योंकि भारत पड़ेगा पूर्वी गोलार्ध में, यानी भारत का अगर देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब की ओर है। इतने के बीच में आपका है भारत। नहीं समझे? जैसे मान लो जो ग्लोब है तो ऐसे हमने रेखाएं खींची हैं जे,
तो भारत जो है 68 वाली जो देशांतर रेखा है और 97 वाली जो देशांतर रेखा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में ही आपका भारत है। अब हमने क्या किया, भारत की मानक समय रेखा बनाने के लिए क्या किया कि 68 और 97 जोड़ने पर आप जोड़ लिए 8 7 15 और 9 6 9 7 16 165 हुआ, और इसका हमने कर दिया आधा। तो 165 का आधा बाबू क्या होगा, 165 का आधा होगा 82.5। तो हमने 82.5 डिग्री को भारत की मानक समय रेखा मान लिया। ना तुम्हारी तरफ ना तुम्हारी तरफ, हम बीच का, जैसे कहीं लड़ाई हो जाए तो उन्हें ऐसा करो, जो जमीन को 20 से बांट दो, आधी तुम रख लो आधी तुम रख लो। हमने आधा करने का रीजन ये था कि पूरे भारत में समय निर्धारित करने में दिक्कत उत्पन्न ना हो। औजा जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी मालूम है, इलाहाबाद के नैनी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पंटर उतरी जा रही उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्लियर है भाई? अब आगे समझो, भारत का समय जो है लंदन से 5.5 घंटा आगे है। अब आप कहो 5.5 घंटा कैसे आगे है लंदन से, तो जरा समझ लो, ऊपर फिर इमेज में आ जाओ, क्या देखो जरा, यानी ध्यान से समझो जाओ इमेज में, तो तुम्हें ज़्यादा पल्ले पड़े है। भारत का समय मैंने ये बताया लंदन से 5.5 घंटा आगे। इसका मतलब ये है कि जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो इन देशों का समय बढ़ता रहता है, और इधर वाले जो देश हैं यानी पश्चिमी गोलार्ध में जो देश हैं उनका समय घटता है। अब देखो भारत जो है जब 0 डिग्री से कितनी दूरी पर है, अभी मैंने बताया 82.5 डिग्री पर है, ठीक है, 82.5 डिग्री पर है। अब मान लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, कहाँ पर, 0 डिग्री पर 12 बजे हैं, और 12 बजे सूर्य यहाँ पर है। अब सूर्य पहुँच गया 82.5 डिग्री वाली रेखा पर, तो एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगत हैं, 4 लगत हैं, और हमने कितने देशांतर पार करे हैं, 82.5। तो 82.5 को जब 4 में गुणा करे तो बाबू है 330 मिनट है, और 330 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5.5 घंटा। कहने का मतलब है कि लंदन में 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ शाम के 5:30 बजे हैं, क्योंकि 5.5 घंटा आगे। यहाँ लंदन में दोपहर के 1 बज रहे, तो भारत में शाम के 6:30 बजे हैं, समझ गए। और यही कंडीशन इसमें है, इधर मान लो, इधर जो 82.5 डिग्री की जो पश्चिमी देशांतर रेखा पर यदि कोई देश है, तो वहाँ पर अगर यहाँ पे दोपहर के 12 हैं, तो यहाँ पे शाम के 5:30 नहीं बजे हैं, यहाँ पे आप उतने कम कर दो, 5.5 घंटा कम, क्योंकि इधर जाने पर समय घटता है, उधर जाने पर समय बढ़ता है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, ठीक, अब ना पड़े, हम क्या करें। यानी यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं तो इन बज रहे हैं 6:30, यहाँ 6 5 11 1 12, यहाँ 6:30 बजे हैं, और यहाँ बजे हैं 5:30, 6:30 बजे हैं सुबह के। तो कुल मिला के फिर समझ लो आप, जब हम इधर जाते हैं तो भैया समय आपका जो है वो कम होता है, और इधर जाते हैं तो 12 बजने के बाद 12:10 15 20 समय आपका बढ़ेगा। अब आगे समझो, यहाँ पर कहाँ पर आए, प्रत्येक टाइम जोन जो है 15 डिग्री में विभाजित है। क्यों विभाजित है? 15 डिग्री में विभाजित होने का मतलब ये है कि 15 डिग्री का मतलब ये हुआ 60 मिनट। जैसे एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट, तो 15 देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट। इसलिए 15 जो देशांतर मिलकर 1 घंटा बनाते हैं, और 15 देशांतर को ही टाइम जोन माना जाता है। क्या माना जाता है? टाइम जोन, क्योंकि समय का निर्धारण घंटा के आधार पर होता है, और 1 घंटा में 60 मिनट है, तो 60 मिनट में सूर्य कितनों चलो है, 15 देशांतर पार करो है कि नहीं करो है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण हुआ था 1884 में, जब वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर ये बताया गया कि 180 डिग्री की जो देशांतर है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानेंगे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा के पास होती है। कैसे भैया? मान लो 2 देशांतर रेखाएं हैं, उनके बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा के पास ही हुए, जब चित्र से समझ लो ऐसे हुए। हम मान लो खरबूजा आपने देखो है, जो मान लो खरबूजा है, अब जहाँ मैं ऐसे करके हम रेखाएं खींच रहे हैं, ऐसे रेखाएं खींच रहे हैं, इधरों खींच दी, जालो खींच दी, और बीच में हमने जा खींच दी, जहाँ भूमध्य रेखा है, तो इन पे बीच वालों जो इधर दूरी ज़्यादा है, इधर दूरी ज़्यादा है, इधर दूरी ज़्यादा है, और ऊपर का हुए दूरी कम हुए,
तो देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी यानी गैपिंग आपको कहां पर मिले? भूमध्य रेखा पर मिले। समझ गए? अब आगे समझो। 180 डिग्री देशांतर समय को जीरो आवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को जीरो आवर इस वजह से कहते हैं क्योंकि बाबू 180 डिग्री पर जब सूर्य की किरणें होंगी तो ठीक 12 बजते हैं रात के, और 12 बजे को क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन पे कभी जाओ तो जब ठीक 12 बज जाए तो 4 जीरो बन के आ जाते हैं, 00। ठीक इसी वजह से जो 180 डिग्री की देशांतर रेखा है इसको हम लोग जीरो आवर कहते हैं। आगे समझो। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड को नक्षत्र दिवस भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है तो नक्षत्र बदल जाता है। तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड को हम लोग नक्षत्र दिवस कहते हैं। पृथ्वी को 24 समय जोन में बांटा गया है, यानी 24 समय जोन का मतलब ये हुआ कि भाई 15 देशांतर में 1 घंटा बने और 360 देशांतर हैं तो भाग दे दो तो 24 ही निकल के तो आए हैं। तो 24 जोन में बांटा गया, यानी पृथ्वी पर कुल कितने टाइम जोन हैं? तो 24 टाइम जोन हैं। अब आगे समझो क्या होता है, यहाँ समझना जरा ध्यान से। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ आपको मालूम है कि ऊपर हमने लिखो है बाबू उत्तरी ध्रुव, जो दिख रहा उत्तरी ध्रुव, और नीचे का लिखो है दक्षिणी ध्रुव। ठीक समझ में आएगी? पृथ्वी क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य के चक्कर लगाने का सिस्टम समझ लो। जा मान लो भूमध्य रेखा है, जा 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है जाए बोलते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है नीचे वाली जाए बोलते हैं मकर रेखा। ठीक इतना समझ गए? सूर्य में क्वालिटी होती, पृथ्वी में क्वालिटी होती, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाते समय क्या होता है कि पृथ्वी पूरा चक्कर कितने दिन में लगाती है? एक साल में 365 दिन में। ठीक, और 365 दिन में क्या होता है कि 6 महीने एक हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा और पृथ्वी का हिस्सा, और 6 महीने पृथ्वी का दूसरा हिस्सा सूर्य के सामने रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर जोड़ लो। मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना। 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, यानी इन 6 महीनों में सूर्य की किरणें पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में, जो तुम्हें क्या दिख रहा हो? उत्तरी गोलार्ध। ठीक, फिर 23 सितंबर से लेकर उल्टा 21 मार्च लो। सितंबर बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च लो। सूर्य किस दिशा में रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध रहता है। अब आगे समझो। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक सामने होगा। इसी वजह से पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च के दिन देखना 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। 23 सितंबर को भी एक कंडीशन होता है, पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन होता है और 12 ही घंटे की रात होती है। ठीक भाई, समझ गए? और पूरा चक्कर पृथ्वी जब 365 दिन में लगाती तो 6 महीना ऊपर रहेगी हमारे हिस्सा में और 6 महीना नीचे रहेगी। अब आगे समझो, कहाँ को मारकर आई जा वो देखो। अब 21 मार्च के बाद क्या हुआ? सूर्य ने चलना शुरू किया, यानी पृथ्वी, यही समझ लो, सूर्य चलते रहो और चलते चलते क्या हुआ? 21 जून को, अरे भाई ऐसे समझ लो हमने 4 हिस्सा कर दे। पूरा हिस्सा जो है एक साल में पूरा चक्कर हुए पृथ्वी को, तो 3 महीना महीना ये सूर्य, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, 12 महीना में पूरा चक्कर पूरा। तो 21 जून को सूर्य पहुंच जाता है ठीक कर्क रेखा के सामने। समझ गए? यानी 21 जून को क्या होता है? पृथ्वी जो है 21 जून को पृथ्वी जो है ठीक कर्क रेखा यानी सूर्य के सामने होगी। सूर्य के सामने का मतलब क्या हुआ कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, और जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो 21 जून को यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। भाई सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, सबसे बड़ा दिन होगा। इसी वजह से आपको मालूम है जून के महीना में भारत में गर्मी पड़त है, काय के मारे पड़त है। अब तो जून चल रही है, अब इन कंडीशन जा है
कि गर्मी ज़्यादा पड़ी, काहे के हमारे सूर्य इस समय हमारी खोपड़ी पे है, बिल्कुल खोपड़ी पे। अब जब इन सबसे बड़े दिन होते हैं, इसी वजह से आपको मालूम है अपनी गर्मी कब से शुरू हुई जाती, मार्च के बाद गर्मी शुरू हुई जाती। मार्च के बाद गर्मी का शुरू हुई जाती, मार्च के बाद सूर्य भैया उत्तरी गोलार्ध में होता है, और उत्तरी गोलार्ध में ही भारत स्थित है। तो देख लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लो गर्मी पड़त है। सितंबर लो गर्मी जाके हमारे पड़त, 6 महीना लो सूर्य हमारे खोपड़ी पे है। सितंबर के बाद सर्दी शुरू हो जाती है, 23 सितंबर के बाद सूर्य चलना शुरू करेगा। चलते 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 बाबू यहाँ आएगा। और 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। हेलो।